अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान का सियासी मौसम भी ऐसा ही है जैसे इन इलाकों के अंदर आती जाती धूप। अभी आपको बिल्कुल सनलाइट नज़र आएगी और उसके बाद आपको बादल नज़र आएंगे, कभी बारिश हो जाएगी और कभी तूफ़ान चलने लग जाएगा। कुछ पता नहीं चलता कि अगले पल क्या होने वाला है। ये हफ्ता भी पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़ा अहम गुज़रा। मामले का बाहर हाल ताल्लुक़ जो है वो सियासत से बराह रास्त नहीं है, इसका ताल्लुक़ अदलिया के साथ है। और अदलिया में भी चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी साहब के बेटे डॉक्टर अरसलान और उनकी जो मुबैना ट्रांजैक्शंस हुई हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े टाइकून मलिक रियाज के साथ, जो इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है। तफसीलात पिछले दिनों में आप तक पहुँचती रही हैं। मैं आज उस तमाम मामले को समअप करना चाहता हूँ जो अगले चंद दिनों में बहुत अहम बन जाएगा और 3-4 नुकात जो हैं आपके जहन में होने चाहिए। इस प्रोग्राम के बारे में आपको नाज़रीन मैं बता दूं, इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में वो तमाम इश्यूज़ जिसके गिर्द पाकिस्तान की सियासत घूम रही है, लोगों की एंग्जाइटी इज़्तिराब घूम रहा है, वो हम आपके सामने रखेंगे। उसके अंदर चीज़ नुकात क्या हैं। और दूसरा हिस्सा जो है उस मामले के ऊपर है जिसके गिर्द मेरे ख़िलाफ़ चलने वाली तमाम के तमाम कैंपेन घूम रही है। बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद देख रहे हैं। एक महदूद छोटा सा ग्रुप है जो बाकायदा कैंपेन रन कर रहा है। उस कैंपेन के भी 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो बड़ा फ़रोही सा है, उसमें कोई रेलेवेंस नहीं है। दूसरा हिस्सा जो है जिसके अंदर संजीदा नौइयत के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उसमें मेरे ख़्याल में वजाहत की बड़ी ज़रूरत है। और वजाहत सिर्फ वही कर सकता है जिसका किरदार साफ़ हो और जिसके दामन के ऊपर करप्शन के और फ्रॉड के धब्बे ना लगे हुए हों। प्रोफेशनली हम आपको बता पाएंगे कि जो बात की जा रही है उसका जवाब क्या बनता है। लेकिन पहले अहम तरीन मुल्की मामलात और जुडिशरी के सामने जो केस आया, जो पहला नुक्ता हमारे जहन में होना चाहिए वो ये कि पाकिस्तान की अदलिया ने पिछले 4 सालों के अंदर बहुत से केस भुगताए हैं। बहुत सारे ऐसे केस जो पाकिस्तान की तमाम तारीख़ के अंदर शायद इकट्ठे ना हो पाएँ, संजीदगी की एतबार से, इम्पैक्ट के एतबार से और अहमियत के एतबार से वो पाकिस्तान की अदलिया ने पिछले 4 साल के अंदर उठाए हैं और उसके ऊपर फ़ैसले भी डट कर दिए हैं। उन फ़ैसलों से बहुत से लोग नालां भी हुए हैं। लेकिन हमने देखा कि पिछले 4-4.5 साल के अंदर, या उससे पहले भी अगर आप जनरल मुशर्रफ का वो दौर लें जिससे पहले उन्होंने अपने जर्नैली साबित करने के लिए और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए चीफ जस्टिस को निकालने की कोशिश नहीं की थी, उन दिनों में भी एनआरओ जैसे इश्यूज़ के ऊपर फ़ैसले दिए गए हैं। तो इस तमाम अरसे के अंदर जो फ़ैसले दिए गए हैं उनकी प्रोसीडिंग्स बहुत तवील रही हैं और हम समझते हैं कि अदलिया को नाजुक मामलात को एहतियात के साथ डील करना पड़ता है। इंसाफ करने के लिए आपको इंसाफ का वजूद साबित भी करना पड़ता है। जिसको सज़ा होनी होती है, अगर कल को वो ये कह दे कि मेरा हक मारा गया, प्रोसेस फेयर नहीं था, मुझे मौका नहीं मिला अपना दिफा करने का, तो अगर फ़ैसला दुरुस्त भी हो तो उसके अंदर बाल आ जाता है। तो इस बाल को बचाने के लिए और अपने फ़ैसलों का शीशा साफ़ रखने के लिए अदलिया को यकीनन एक तवील प्रोसेस में से गुजर कर वो जजमेंट्स देनी पड़ती हैं। इस केस के अंदर मेरे ख़्याल में नौयत इस किस्म की है कि अदलिया शायद उतनी तवील प्रोसीडिंग्स ना कर पाए या उसके लिए कोई काबिल सताइश नतीजा सामने नहीं आएगा। इस वजह से कि इस केस को अदलिया का इम्तिहान तसव्वुर किया जा रहा है और चीफ जस्टिस के बेटे के हवाले से जो कैंपेन भी आप देख रहे हैं चल रही है, उसका मकसद असल में चीफ जस्टिस को बैकफुट पर लाना है और इनको गिराना है। और अगर आपने चीफ जस्टिस को गिरा दिया तो उसके साथ सारी अदलिया को आप तितर बितर कर देंगे। तो ये केस अगर बहुत तवील हुआ और पेशी दर पेशी, डिले दर डिले, तो मेरे ख़्याल में इसके नताइज बहुत ख़तरनाक निकल सकते हैं। तो इस केस के अंदर मोहतरम जज साहिबान को ओवर टाइम लगाना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उससे कहीं ज़्यादा जो अभी तक करते रहे हैं। और केस को निपटाने के लिए, इसकी तफ्तीश को आगे चलाने के लिए और इसके पीछे मुहर्रकात तक पहुंचने के लिए प्रोसीडिंग्स को आपको स्विफ्ट रखना पड़ेगा। तो पहला जो इशू है इस वक्त जुडिशरी के सामने कि क्या इस केस को जो अहमियत के एतबार से उन केसों के बराबर या उनसे ज़रा आगे खड़ा है जो पिछले 4 साल में, 4.5 साल में उठाए गए हैं, उतनी ही मुद्दत दी जाए
उस तरीके से ही हम एडजर्नमेंट्स इसकी करते रहें और तारीखों पर तारीखें सामने आती रहें, जिस तरह पहले केसेस में होता रहा। मेमो गेट केस का अगर आप देख लें, या नैब के हवाले से जो करप्शन के चार्जेस थे, या वापडा के हवाले से जो केसेस चले हैं रेंटल पावर के, उनको अगर आप देख लें तो प्रोसीडिंग्स बहुत तवील हैं। अदलिया को ये फैसला करना होगा कि क्या इस केस के अंदर ऐसी तवील प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं या नहीं। ये बड़ा अहम इशू होगा। अगला अहम इशू नाज़रीन अदलिया के हवाले से कि केस को किस तरीके से देखा जाएगा, परखा जाएगा, परसीव किया जाएगा, वो उस तफ्तीशी अमल से है जिसके ज़रिए दूध का दूध और पानी का पानी करना है। यकीनन जब अदालत उज़्मा किसी केस के ऊपर अपनी नज़र जमा लेती है और जब केस उसके सामने आ जाता है, बाकायदा प्रोसीडिंग्स का आगाज़ होता है, तो अहकामात जारी किए जाते हैं मुख्तलिफ़ महकमा जात को कि वो तफसीलात इकट्ठी करें। हमने पिछले केसेस के अंदर देखा है कि जहाँ पर हुकूमत वक्त को या निज़ाम वक्त को डंडी मारनी होती है, वहाँ पर प्रोसीजरल डिलेज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तफ्तीश के लिए आपने किसी बंदे को रेकमेंड किया, वो बंदा एक्सेप्ट नहीं करता, वो चला जाता है, वो भाग जाता है, वो कहता है जी कि मैंने ये तफ्तीश करनी ही नहीं है। आपने किसी और अफसर को तलब किया, वो अफसर जो है वो छुट्टी पे चला जाता है या भेज दिया जाता है या वो बाहर चला जाता है, उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज़ के ज़रिए अदलिया के काम के अंदर रोड़े अटकाए जाते रहे हैं और अभी तक वो मामला बहुत सारे केसेस के हवाले से आपके सामने है। इस केस में भी तफ्तीश स्लो नहीं हो सकती। अगर मलिक रियाज के पास ये तमाम सबूत मौजूद हैं तो वो सबूत जल्द अज जल्द अदलिया के सामने वैसे ही पेश होने चाहिए जैसे कि असली और अच्छे सबूत पेश होते हैं। उसके अंदर लंबा डिले जो है तफ्तीश के अंदर बहुत ज़्यादा अभाम पैदा करेगा और वो विस्परिंग कैंपेन जिसको प्रीएम्प्ट करने के लिए सुओ मोटो एक्शन लिया गया है, वो जूं की तूं जारी रहेगी। और एज इट इज़ आप देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस के बेटे के एतबार से तो फैसला सादर हो चुका है कि उसने ये काम किया है। मलिक रियाज के बारे में जो परसेप्शन बनाया जा रहा है वो ये है कि वो तो बेचारा ब्लैकमेल हो गया, उसके साथ तो हाथ हो गया, देखें कितनी ज़्यादती हो गई, और उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुस्तनद हैं। हो सकता है हाथ हो गया हो सकता है डॉक्यूमेंट्स मुस्तनद हो सकता है सारा काम हुआ हो सकता है सारा काम ना हुआ हो। ये हो सकता है और हो सकता नहीं है, इसका फैसला बेहतरीन तफ्तीश और फोरेंसिक एविडेंस के ज़रिए ही किया जा सकता है। उसके लिए बेहतरीन अफसरान की तैनाती और उस मामले को शहादतों के साथ इकट्ठा करके कोर्ट के सामने रखना, दिस इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। ये हो नहीं सकता कि अदलिया इस मामले को सिर्फ इस वजह से डिले करना पड़ जाए कि मलिक रियाज की सेहत ख़राब हो गई है, वो मुल्क से बाहर चले गए हैं, या उनको अगर बुलवाना हो तो जहाज़ पर जाने वाले अफसर को सीट नहीं मिल रही, या आपको अफसर नहीं मिल रहा, या जहाज़ ही नहीं मिल रहा। इस किस्म के मामला आपके सामने आएंगे क्योंकि बड़े पावरफुल लोग हैं जिनके नाम इनके अंदर आ रहे हैं, और जब अदलिया तफ्तीश का आगाज़ करेगी तो उसको पता चलेगा कि ये तो बिल्कुल एक रैट होल्स हैं, ये ज़मीन को अंदर से खाए हुए एक भूल भुलैयाँ हैं, और उन सुराखों में से न जाने कितने मोतबर जो हैं वो गुजर कर एक ही जगह पर जाकर इकट्ठे होते थे, और जहाँ से ताकत के गैर रस्मी सरचश्मे फूटते होते थे। वो मामला बदलिया के सामने है। तो प्रोसीजरल डिले और तफ्तीश का डिले जो है कैन कॉज हैवक एज फार एज दिस केस इज़ कंसर्न। और इसके साथ साथ नाज़रीन हम तीसरा नुक्ता भी आपके सामने रखना चाहते हैं, जो कल मैंने प्रोग्राम में एक अमूमी अंदाज से बयान किया, वो ये कि अदलिया के बहुत सारे फ़ैसले वजाहत तलब रह जाते हैं। अदलिया अपनी तरफ से बहुत अच्छे फ़ैसले देती है, कानून की ज़ुबान में अदलिया वो फ़ैसले लिखती है और बयान करती है, लेकिन अगर तशरीह फ़ैसले की रूह के ऊपर हावी हो जाए तो फ़ैसले के लिखने में यकीनन कहीं ना कहीं कोई सुकम रह गया होगा। प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी सज़ा होने के बाद भी वज़ीर आज़म इस वजह से हैं कि उनके बारे में जो फ़ैसला लिखा गया कानूनी तौर पर तो वो चुस्त होगा, कानूनी तौर पर तो मुस्तनद होगा, कानूनी तौर पर जहानत का मंबा होगा और बेहतरीन फ़ैसला होगा। ज़ुबान भी उसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त इस्तेमाल की गई होगी, उसके अंदर कॉमा और डैश की गलती भी नहीं होगी, लेकिन उसकी जो तशरीह हुई वो तशरीह उस फैसले की स्पिरिट को उसने गुम कर दिया है। हमें मालूम ही अभी तक नहीं हो पा रहा कि वो फ़ैसला था क्या, उस फैसले के नताइज क्या थे। कानूनी तौर पर मुस्तनद वही चीज़ होगी इस केस के अंदर जो खुलकर सामने आए। इंसाफ इस केस के अंदर वो होगा जो खुलकर बोले। मामला सिर्फ चीफ जस्टिस के बेटे का नहीं है। अगर किसी ने जुर्म किया है और वाक़तन जुर्म साबित होता है तो उसको खड़ा करके सज़ा देनी चाहिए, और अगर कोई बरी होता है तो उसको खड़ा करके बरी करना चाहिए। बैन सतूर बात इस मतबा नहीं हो सकती, ग्रे एरिया के अंदर आप ट्रेड नहीं कर सकते। कानून पोजीशन लेने के लिए
لینے کے خلاف ڈھال نہیں بن سکتا. آپ کو پوزیشن اس کے اوپر واضح لینی پڑے گی اور انتہائی کھلے انداز میں بات کرنی پڑے گی. پردہ نشینوں کے اگر نام آتے ہیں تو آ جانے دیجئے. اس کیس کے اوپر ہنج کر رہا ہے کہ عدلیہ کس طریقے سے ان معاملات کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی سکت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی جس کے اندر بڑی پاورفل لابیز انوالو ہیں. اور بعض لابیز کے جو کارنامے ہیں ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے حوالے سے جو چیف جسٹس کے ساتھ آج کے نہیں کل کے نہیں شروع دن سے کھڑے ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. بڑا پیسہ چل رہا ہے اس وقت, بڑی لابنگ ہو رہی ہے, واشنگٹن بھی اس کے اندر انوالو ہے اور اس کے جو بالواسطہ گماشتے ہیں ان کے کارنامے بھی آپ کے سامنے ہیں. سب سے بڑا جو تحفظ ہے سچ کو اس وقت پاکستان میں جس کو عدلیہ کو استعمال کرنا چاہیے وہ یہ کہ لوگ بے وقوف نہیں ہیں. اگر ہم پیغامات بھیج کر ایسے پیغامات اپنے بارے میں خوش ہوتے رہیں جو کانوں کو بھلے لگتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہوں گے. لوگ بے وقوف نہیں ہیں, وہ اسکرین پر دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ کس کے چہرے پر سے جھوٹ ٹپک رہا ہے اور کس کے دل کے اندر سانپ بیٹھا ہوا ہے. الفاظ کا گیم اب پاکستان میں نہیں ہے. اب انوائرمنٹ ایسی ہے کہ سچ کی شنید ہو سکتی ہے تو سچ ایسا بولنا چاہیے, انصاف ایسا ہونا چاہیے جو ریزونیٹ کرے لوگوں کے ساتھ, واضح انداز سے بیان کرنا ہوگا. یہ 3 نکات بڑے اہم ہیں ناظرین. 2 نکتے آپ کے سامنے اور رکھتا چلوں بریک لے کر. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. 2 نکات آپ کے سامنے اور رکھیں گے جو اس کیس کے حوالے سے اہم ترین ہے اور آنے والے دنوں میں ڈسکشن کو ڈومینیٹ کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.